तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे सूझ के सिद्धांत की। अगर अभी तक आपको ये सूझ का सिद्धांत नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सूझ का सिद्धांत क्या था और इसके क्या प्रमुख नियम थे। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को समग्राकृति का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 3। अब यहाँ पर जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है आकार, संरचना या प्रतिरूप। इस सिद्धांत का प्रतिपादक वर्दिमर, कोफका और कोहलर ने किया था। इतना तो सबको पता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति और प्राणी किसी भी प्रक्रिया को सूझ के द्वारा सीखता है। सूझ को अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। जब प्राणी और व्यक्ति कुछ सीखता है तो वो सीखने से पहले, देखिए, अंतर्दृष्टि कहते हैं जब प्राणी कुछ सीखता है। तो सीखने से संबंधित ये मैं लगा रहा हूँ अगला फोटो आपकी स्क्रीन पर। सीखने से संबंधित हर परिस्थिति और पहलू को समझने की कोशिश करता है और इसके लिए वो परिस्थिति के प्रत्येक पहलू को नए ढंग से समझ करके उनके मध्य आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करता है और इसी के आधार पर उन्हें संगठित करने का प्रयास करता है। अब इसी दौरान उसके मस्तिष्क में अचानक कोई विचार कौंधता है जिसके द्वारा वो अपनी सीखने की प्रक्रिया को पूरी करता है और इस अचानक कौंधने वाले विचार को ही सूझ या अंतर्दृष्टि कहा जाता है। ये सूझ अचानक होती है, इसके लिए किसी अभ्यास प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती। इसी में फर्नार्ड के अनुसार देखोगे कि सूझ का तात्पर्य इस बात से है कि समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता, बल्कि उद्दीपनों के बीच संबंधों को अचानक समझने से होता है। ये संबंध धीरे धीरे नहीं बनते, बल्कि उद्दीपन और अनुक्रिया के जो संबंध हैं ये अचानक से बनते हैं। क्या होता है? अचानक से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सूझ के सिद्धांत का क्या प्रयोग था और कैसे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सीखने वाले के अंदर अचानक उत्पन्न सूझ द्वारा प्राणी सही अनुक्रिया करता है। क्या करता है? सीखने वाले के अंदर जो उत्पन्न सूझ है इसके द्वारा प्राणी सही अनुक्रिया करता है और इस तरह वो एक बार में सही अनुक्रिया को करना सीख लेता है। ये सिद्धांत कोहलर के द्वारा किए गए कुछ प्रयोग पर आधारित है। कई तरह के पशु, वनमानुष, बंदर, मुर्गी और कुत्ते पर प्रयोग किया। अब इसका क्या निष्कर्ष निकला देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको प्रयोग कैसे किया। सीखने वाला प्राणी या व्यक्ति सबसे पहले संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है, ये सही है। सीखने में प्राणी अथवा व्यक्ति सूझ का प्रयोग करता है जो अचानक उत्पन्न होती है। सूझ कैसे अचानक उत्पन्न होती है? अब यहाँ पर आपको देखने होगा सीखने वाला प्राणी और व्यक्ति असफल प्रयोग के बाद विचार करता है, सोचता है और उसे अचानक सफल अनुक्रिया सूझती है और उसको करने के बाद उसका सीखना पूर्ण हो जाता है। समस्या का हल एक प्रयास में भी हो सकता है और कई प्रयासों के द्वारा भी हो सकता है। सूझ द्वारा सीखने में प्राणी और भिन्न प्रकार के व्यवहार करता है और प्रत्येक व्यवहार को अन्वेषणात्मक व्यवहार होता है। ठीक है, तो जो वो तमाम प्रयास करता है वो सारे प्रयास अन्वेषणात्मक व्यवहार होते हैं। इसके बाद 6वें नंबर पर आप देखेंगे सूझ के सिद्धांत की जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आपकी स्क्रीन पर होगी। जब प्राणी अथवा व्यक्ति समस्या समाधान के लिए अलग अलग प्रकार के अन्वेषणात्मक व्यवहार को करने के बाद भी सफल नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए उदास होता है और निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठता है। कोहलर के अनुसार प्राणी जब लगातार असफलता करके निष्क्रिय बैठता है तो कुछ समय बाद अचानक समस्या का हल आता है और ये सूझ उसके अंदर अपने आप आती है और वो समस्या को हल कर लेता है। कोहलर ने सूझ के द्वारा सीखे गए ज्ञान के स्थानांतरण के गुण को परखने के लिए एक परीक्षण किया और इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सूझ द्वारा सीखने का स्थानांतरण होता है और इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया जब सूझ द्वारा होती है तो वो अचानक होती है।
यही है सूझ का सिद्धांत। अब ये प्रयोग कैसे किया था ये देख लेते हैं, सूझ के सिद्धांत का प्रयोग कैसे हुआ था और कैसे ये चीज़ काम करता है। कोहलर का प्रयोग होगा आपकी स्क्रीन पर, वेरी क्लियर। देखिए सबसे पहले कोहलर ने इस प्रयोग में क्या किया, कोहलर के प्रयोगों का विधिवत अध्ययन करके सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से आप समझोगे। कैसे? कोहलर ने टेनरिफ द्वीप में 6 भूखे वनमानुषों को एक लकड़ी के कटघरे में रखकर अपना प्रयोग शुरू किया। अब इन 6 वनमानुषों में एक सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वनमानुष का चयन किया गया, जिसका नाम कोहलर ने सुल्तान रखा। कोहलर ने अपने अधिकांश प्रयोग सुल्तान पर ही किए। कोहलर ने अधिगम सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए सुल्तान के सामने 2 प्रकार की समस्याएं, छड़ी समस्या और बक्सा समस्या प्रस्तुत की। कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष को एक पिंजरे में बंद करके उसके पास एक नुकीली छड़ी रख दी और पिंजरे के बाहर एक केले को इतनी दूर रखा कि हाथ फैलाकर वनमानुष उन्हें पाए न। अब भूखे वनमानुष ने हाथ फैलाकर केले को लपकने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। भूख से व्याकुल वनमानुष की नज़र कटघरे में रखी हुई छड़ी पर गई। छड़ी को उठाकर उसके सहारे उसने केले को अपने समीप खींचा और अपनी भूख को शांत किया। अब उसके अंदर ये जो छड़ी के सहारे केले को खींचने की सूझ आई, ये क्या थी? ये अचानक से आई। ठीक है, क्या आई? अचानक से आई और उसने केले को जो है उठा करके खा लिया। ठीक है, तो ये था छड़ी समस्या संबंधी प्रयोग पहला। उसमें छड़ी से उसने अपने उत्तेजक भोजन को प्राप्त किया, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। केले को प्राप्त, लेकिन सफल नहीं। भूख से व्याकुल यहाँ पर हुई ना, छड़ी को उठाकर केले के समीप खींचकर क्षुधा शांत की और इसके पश्चात कोहलर ने पिंजड़े में 2 छड़ियाँ रखी जो एक दूसरे में फिट होकर के लंबी हो सकें। अन्वेषणात्मक बिहेवियर क्या होता है? अन्वेषणात्मक व्यवहार होता है खोजकर्ता व्यवहार। खोजकर्ता, जिसमें आप कुछ अन्वेषण करते हो, खोज करते हो, इस प्रकार का व्यवहार। अब पिंजरे के बाहर उसने केला ज़्यादा दूरी पर रखा कि दोनों छड़ी को जोड़ करके केला को पाए। तो उसने क्या किया? बड़ी छड़ी को पकड़ कर केला प्राप्त किया, लेकिन नहीं मिला, तो उसने केले को पाने की व्याकुलता में दोनों छड़ियों से खेलने लगा और अचानक से दोनों छड़ियाँ आपस में फिट हो जाती हैं और छड़ी की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है और उस लंबाई से अब वो वनमानुष चाहता तो केले को प्राप्त कर सकता था। ये देखिए यहाँ पर बाय पिक्चर आपको दिखाया गया है इस इमेज में कोहलर का, कि छोटी छड़ी जो है वो बड़ी छड़ी में फिट हो गई। देखिए यहाँ पर ये छेद था, ये वनमानुष है, ये यहाँ पर ये जो छोटी वाली छड़ी है ये इसमें घुस जाती है और छड़ी की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप छड़ी लंबी हुई और इस लंबी छड़ी की सहायता से वनमानुष केला को पा गया और उनको खा करके संतुष्ट हो गया। अब वनमानुष को उसी स्थिति में रखा गया तो वो बिना ज़्यादा समय लगाए छड़ियों को जोड़कर तुरंत केलों को खींच करके खा लेता। अब वनमानुष को समस्या का समाधान अचानक से मिला, ये आप कह सकते हो। कैसे मिला? अचानक से मिला। ठीक है, तो ये था भाई कोहलर का प्रयोग वनमानुष पर। और एक दूसरा प्रयोग था मेज वाला, वो उसने कैसे किया देखिए, बक्सा संबंधी प्रयोग। कोहलर ने भूखे सुल्तान नामक चिंपैंजी या वनमानुष को एक पिंजरे में बंद किया। पिंजरे की छत में कुछ केले इस प्रकार टांगे कि हाथ फैलाने पर भी वे उसकी पहुंच से बाहर थे। पिंजरे में 3 खाली बक्से डाल दिए जाते हैं और वनमानुष केलों को देखकर उछल कूद करके उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। केलों को प्राप्त करने में वो असफल होता है। व्याकुलता में कुछ समय बाद वो फर्श पर पड़े खाली बक्सों को देखता है और वो एक बक्से को केले के नीचे रखता है और उस पर चढ़कर केले को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन इससे उसे सफलता नहीं मिलती है। कुछ समय बाद दूसरा बक्सा पहले बक्से पर रख करके केले को प्राप्त करने का प्रयास करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। इसके बाद वो पुनः सभी परिस्थितियों का अध्ययन करता है और अचानक तीसरा बक्सा उसे दिखाई देता है और तीसरे बक्से को दूसरे पर रख करके चढ़ जाता है और केले को प्राप्त करने में वो सफल हो जाता है। तो भूखे वनमानुष को दूसरे दिन भी इसी स्थिति में रखा गया
और उसने क्या किया, देखिए यहाँ पर बाई पिक्चर आपको दिखाया गया है इस इमेज में, ठीक है। कैसे उसने जो है तीनों बक्सों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा। देखिए यहाँ पर ये केला टंगा हुआ है और ये वनमानुष जो है क्रिया कर रहा है, लेकिन बक्से ये 1 2 3 नीचे पड़े हुए हैं। इसने पहले एक बक्से को ये केले के नीचे रखा लेकिन नहीं मिला, फिर दूसरे बक्से को रखा, नहीं मिला, लेकिन जैसे ही दूसरे के ऊपर तीसरा बक्सा रख करके चढ़ता है वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो इससे क्या मतलब सामान्य होता है, ये है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर अधिगम। जी हाँ, इससे ज्ञानेंद्रियों की सहायता से समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर वो प्रतिक्रिया करता है और तब सीखता है। कोहलर का जो बक्सा संबंधी प्रयोग है, इसमें अधिगम की क्रिया प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर संपादित होती है, और दूसरा है प्रत्यात्मक स्तर पर अधिगम। ये स्तर पर अधिगम की क्रिया में मस्तिष्क तब सहायता करता है जब किसी के सामने जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है और शारीरिक क्षमताओं के साथ बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। कोहलर के छड़ी संबंधी प्रयोग में अधिगम की क्रिया प्रत्यात्मक स्तर पर संपादित होती है। तो ये था भाई कोहलर का प्रयोग और सूझ का सिद्धांत। सूझ अचानक होती है और सूझ जो है कैसे बंदर में अचानक से आई, ये सारी चीज़ें भाई अब तो आपको समझ में आ गया होगा कोहलर का सूझ का सिद्धांत क्या है और कैसे कोहलर ने इस पर प्रयोग किया। तो गाइज वीडियो यहाँ पर सिद्धांत जो है समाप्त होता है। इसको लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर करें और बताओ कमेंट करके कि अगर इसमें कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो। तो सूझ का सिद्धांत यही था। थैंक यू सो मच।